Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर एग्जामिनेशन के बारे में, जहां पर हम पहले तो ये समझेंगे कि सिग्नेचर को एग्जामिन करने के लिए उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्योंकि जो सिग्नेचर होता है वहां पर अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ में और बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर सिग्नेचर का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही होती है कि आपका जब भी सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल डाइवर्जेंसेस साथ साथ नेचुरल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर फॉर्जरी का केस होता है तो उस कंडीशन में एग्जामिनेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा तो। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें से आपका पहला रहता है ब्लाइंड लूप। और यहाँ पर ब्लाइंड लूप को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है। तो लूप की अगर हम बात करें तो ऐसे टर्म्स, ऐसे लेटर्स जहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न में एक लूप बनता हो। लूप का अगर नॉर्मल आप मीनिंग समझें तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जी की, तो ये आपका एक सर्कुलर पैटर्न में बनता है नीचे का, और ये भी आपका एक सर्कुलर पैटर्न में बनता है, तो ये आपका लूप कहलाता है। यहीं पर अगर हम बात करें ए की, तो ये भी आपका एक तरह से लूप ही बनेगा। यहीं पर बहुत सारे टर्म्स हम ले सकते हैं, जैसे y है, इसके अलावा हम f ले सकते हैं। तो ये जितने भी आपके इस तरह से जो आपका सर्कल के फॉर्म में एक तरह से सर्कल कर लेते हैं, पूरी इसको कवर कर लेते हैं चीज़ को, तो वो आपका जो इनक्लोज्ड सर्कल बनता है वो आपका लूप कहलाता है। यहीं पर अगर हम बात करें ब्लाइंड लूप की, तो ब्लाइंड लूप क्या है, बस लूप में थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर लूप बनाते समय आप बहुत फास्ट राइटिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्लाइंड लूप बन जाता है। या फिर कई लोगों का आपकी अपनी हैबिट भी होती है ब्लाइंड लूप बना, उनका जनरली जो भी हैंड राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर उनका ब्लाइंड लूप बनता है। ब्लाइंड लूप का मतलब होता है जैसे कि आपने जी बनाया और ये आपका जो लूप बनेगा, तो ये लूप ना बन करके वो पूरा का पूरा लूप आपका एक तरह से कह सकते हैं इंक से ही फिल हो जाएगा। तो इस तरह के जो लूप बनते हैं उनको ब्लाइंड लूप कहा जाता है। अब ए में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ए में आपका ब्लाइंड लूप नहीं बन सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें वाई की, तो वाई में आपका ये जो आपका यहाँ पे तो मैंने गलती से बन गया, बट जिनकी हैबिट रहती है तो वो उनका जो लूप बनेगा ये पूरे तरह से इंक से फिल्ड होगा। तो इस तरह के लूप को हम बोलते हैं ब्लाइंड लूप। ब्लाइंड लूप बेसिकली लूप के जैसा स्ट्रक्चर लूप की जगह पर बनेगा, लेकिन वो आपका कंप्लीटली इंक से फिल होगा, तो वो आपका ब्लाइंड लूप कहलाता है। इसी तरह से अगर हम एफ की बात करें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो आपका बना था, ये आपका जो बना है ये आपका कम्प्लीटली इंक से फिल होता है, तो ये चीज़ें आपकी ब्लाइंड लूप कहलाती हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको लूप और ब्लाइंड लूप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो अगला है आपका आर्क। टो पर बात करने से पहले हम आर्क समझ लेते हैं। तो आर्क का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपका एक लेटर हम मान लेते हैं एम, तो एम के अंदर साइड में इस पोजीशन पर, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज बना दूं मैं, तो यहाँ पर ये वाला जो आर्क बन रही है, ये जो आपका सर्कल बन रहा है, तो ये जो आपका बनता है कर्व, ये जो बनता है ये आपका आर्क कहलाता है। इसी तरह से एन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्व बनता है ये आपका आर्क कहलाता है। ये इस तरह से जितने भी चीज़ें बनती हैं, जिस भी लेटर्स में इस तरह का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर आर्क, आपका आर्क देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी में यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है ये भी एक आर्क के शेप में है, तो ये चीज़ आपका जो कर्व बनता है ये आपका आर्क कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आई। अगर हम यहाँ पर एक लेटर लें आर, या फिर अगर हम इसकी जगह पर एक लेटर लें वी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर में इस पोजीशन पर ये जो आपका ये बना हुआ है ये एक छोटी सी आई के फॉर्मेट में बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी जो वी का एंड है, तो ये जो आपका बन रहा है ये एक आई के शेप में बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आई कहलाती हैं। यहीं पर अगर हम ई देखें तो ई में ये जो जगह बन रही है, जो ई का सर्कल बनता है स्टार्टिंग वाला, तो वो जब बहुत ही पतला सा बनता है, बहुत ही छोटा सा बनता है, तो वो आपका एक तरह से आई कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली लूप की, ब्लाइंड लूप की, और यहाँ पर हमने देख लिया आई क्या होता है और आर्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें बक्कल की, कि बक्कल क्या होता है, तो बक्कल बेसिकली अगर हम कुछ लेटर्स लें, जैसे कि ए लें, या फिर हम यहाँ पर एच ले सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर के ले लें,
के अगर हम शॉर्ट वाला बनाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एम्बलिश करने के लिए इस तरह से ये जो लूप बनते हैं, ये जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, इसके साथ में हम आर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो आपके बनते हैं, मतलब कि किसी भी लेटर को एम्बलिश करने के लिए जो इस तरह का कुछ लूप के फॉर्मेट में बनता है, तो वो आपका बक्कल कहलाता है। जैसे कि ए में यहाँ पर ये जो एडिशनल बना हुआ है, ये जो आपका एक सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है, जो आपका एम्बलिश करने के लिए बनता है, ये आपका बक्कल कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पर आप एच में देखते हैं, तो एच में ये जो बना हुआ है ये आपका बक्कल है। इसी तरह से स्मॉल के में भी और यहाँ पर स्मॉल आर में भी, तो कुछ इस तरह के रहते हैं आपके बक्कल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बियर्ड की, तो बियर्ड का क्या मतलब होता है, अगर हम यहाँ पर कुछ लेटर्स लें, जैसे कि ये सारे कुछ हैं, तो इसमें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी कैपिटल लेटर को या फिर किसी भी स्मॉल लेटर को एम्बलिश करने के लिए कुछ जो एडिशनल लाइंस आ जाती हैं, तो वो आपकी बियर्ड कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एच में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एडिशनल पॉइंट आ रहा है, ये अगर हम इसको जे कहें, इस कैपिटल जे है, तो कैपिटल जे में जो ये वाला जो स्टार्टिंग आ रही है, तो ये आपकी बियर्ड है। इसी तरह से कई बार आपका जो टी रहता है, तो टी में आपका जो ये स्टार्टिंग रहता है, तो ये आपका बियर्ड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने समझ लिया आई, बक्कल एंड बियर्ड, ये तीनों को हमने समझ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें हुक की, जो आपने कई बार नेट के एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि हुक आपके नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हुक में क्या होता है, हुक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे चीज़ें, ऐसे फीचर्स जो एक हुक के सर्कल, हुक की तरह से एक डिज़ाइन बनाए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ हम लें, तो कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जगह पर ये वाली जो पोजीशन है, ये एक हुक की तरह से, एक तरह से सर्कल बना रही है, एक तरह का हुक का स्ट्रक्चर बना रही है। तो ऐसी चीज़ें जो रहती हैं, ऐसी जो एडिशनल एम्बलिश करने के लिए लेटर्स में ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो वो आपके हुक कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और ले लें, जैसे सी है, तो यहाँ पर ये हुक का डिज़ाइन ले रहा है, या फिर ये है तो सी में ये वाला चीज़ जो है ये हुक का डिज़ाइन ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हुक कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल्स की, तो फाइनल्स का मतलब होता है कि आपके जो भी लेटर्स बन रहे हैं, तो उसका जो एंडिंग पोर्शन होता है या फिर एंडिंग स्ट्रोक जो होता है, तो वो आपका फाइनल्स कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एफ की बात करें, तो ये आपका एंडिंग स्ट्रोक है, तो ये आपका फाइनल्स हो गया। इसी तरह से एच में ये आपका एंडिंग स्ट्रोक है, तो ये आपका फाइनल्स हो गया। ए में ये आपका एंडिंग स्ट्रोक है, तो ये आपका फाइनल्स हो गया। तो इसी तरह से किसी भी लेटर में अगर कोई भी एंडिंग स्ट्रोक जो होगा, वो आपका फाइनल्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, लिंक। लिंक का क्या मतलब होता है कि लेटर्स को आपस में ऐड करने वाली जो एडिशनल लाइंस होती हैं, वो आपका लिंक कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम कुछ टर्म्स की हेल्प से समझें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम यहाँ तक ख़त्म हो गया था, लेकिन इसने साथ में ए को लिंक कर दिया। अब ये आपका ए यहाँ पर ख़त्म हो गया था, लेकिन इसने एन के साथ में लिंक किया। एन ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया था, लेकिन ये इसने वाई के साथ में ऐड किया। तो ये सारे लेटर्स आप देख सकते हैं कि किसी का भी किसी के साथ में कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं हुआ है, सारे के सारे लेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ में, यही आपका लिंक कहलाता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम कुछ और टर्म्स को लिख के समझें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिंक कहलाते हैं। लेकिन इस वाले टर्म में देखिए, यहाँ पर जो वी लिखा हुआ है, मैंने नॉर्मल हैंड राइटिंग लिखी है, तो जो वी हैं दोनों, ये दोनों के दोनों वी जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर एक तरह का डिसकनेक्शन हो गया, तो यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो एस ए वी है और वी वाई है, इन दोनों में आपस में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो लिंक का क्या मतलब होता है कि एक लेटर को दूसरे लेटर से ऐड ऑन करने के लिए जो एडिशनल लाइंस आती हैं, वो आपका लिंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फुट की, तो फुट का क्या मतलब है, अगर आपके हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, तो आपके जो खुद के पैर होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी का जो एंडिंग पोर्शन होता है, वो आपके फीट्स कहलाते हैं। यहीं पर अगर हम लेटर्स का समझें, तो लेटर्स में भी जो उसका एंडिंग पोर्शन होगा, वो उसका फुट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कुछ टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लेटर्स है, जैसे कि लेटर्स में एम है, इसके जो 3 फुट हैं,
एच में इसके ये 2 फुट हैं, इसी तरह से एन में इसके 2 फीट्स हैं। तो यहाँ पर जो इसका एंडिंग पोर्शन है, जो इसका बेस लाइन से जो पोर्शन टच करता है, जो कि एंड करता है उस लेटर को, तो वो उसके फुट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एच में इसके 2 ये फुट हैं, इसमें एन के भी इसमें 2 फुट हैं। तो इसी तरह से कोई भी लेटर आप ले सकते हैं जहाँ पर उसके एंडिंग पोर्शंस होते हैं जो कि बेस लाइन से टच करते हैं, वो आपके फुट कहलाते हैं। ठीक है, सो इसको आई थिंक हमने फुट तक समझ लिया था कि फुट क्या होता है, तो यहाँ तक हमने समझा था। और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है। सो एक्चुअली हुआ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मेरे अकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन फुट तक करने के बाद में वीडियो अपने आप से पॉज हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसमें। सो इसी वजह से सारा का सारा लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो फुट तक हमने कर लिया था। फुट के बाद में नेक्स्ट हम बात करनी थी टो की। ठीक है, तो टो में क्या होता है कि कुछ लेटर्स जो कि आपका एंडिंग पोर्शन होता है, जैसे कि फुट में हमने बात करी थी कि फुट में जो बेस लाइन से एंड पोर्शन टच करता है वो आपका फुट कहलाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पर जो एंडिंग पोर्शन है वो आपका स्ट्रोक ही हो, एंडिंग स्ट्रोक ही हो मीन्स। ठीक है, लेकिन टो में क्या रहता है, जो एंडिंग पोर्शन भी होता है और जो आपका बेस लाइन से टच नहीं करता है। जैसे कि आपका सी देखें तो सी में ये आपका एंडिंग पोर्शन भी है और आपका बेस लाइन से टच भी नहीं कर रहा है। बेस लाइन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये आपकी लाइन्स होती हैं कॉपी में और इसमें जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका है तो ये आपका बेस लाइन होती है और इस लाइन पे जितने भी लेटर्स आएंगे, लेटर्स का एंडिंग पोर्शन आएगा, जैसे कि एम का आ रहा है सारे के सारे, तो ये आपके फुट कहलाते हैं। यहीं पर सी का क्या है, सी का नहीं आ रहा है एंडिंग पोर्शन, एंडिंग स्ट्रोक, तो वो उसका फुट कहलाता है। इसी तरह से एच में भी नहीं आ रहा है तो ये भी इसका ये भी उसका टो कहलाएगा। सॉरी, सी और एच दोनों के दोनों टो हैं और सी के जो एंडिंग स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जो एम है, जो एन है, तो ये दोनों के दोनों आपके बेस लाइन पे आ रहे हैं। तो एम के और एन के जो आपके होते हैं तो ये आपके फुट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फुट और टो में बेसिक डिफरेंस क्या है। फुट का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो उसका बेस लाइन से टच करता है और वो एक तरह से स्ट्रोक होता है जो कि एक सिंगल लाइन के फॉर्मेट में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो उसका एंडिंग स्ट्रोक हो। लेकिन टो में क्या होता है, टो का एंडिंग स्ट्रोक लेकिन वो बेस लाइन से टच ना करे। अब यहाँ पर आपको फाइनल्स के साथ भी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो फिर फाइनल्स क्या होता है। तो फाइनल्स में क्या है, एंडिंग स्ट्रोक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो एंडिंग स्ट्रोक आपका बेस लाइन से टच करे या ना करे, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली टो और फाइनल्स में यही डिफरेंस है कि टो में जो एंडिंग स्ट्रोक है वो आपका बेस लाइन से टच नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइनल्स में ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आपको लूप से लेकर के फुट तक के सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे शैंक की। तो शैंक को मैं एक तरह से ट्री से समझ सकते हैं। जैसे ट्री में जो नीचे के आपकी जो रूट होती हैं और ऊपर सारी की सारी आपकी लीव्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, और आपकी जो लीव्स हैं और जो आपकी रूट्स हैं, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बीच में कनेक्टिंग पोर्शन होता है वो उसका स्टेम होता है। तो शैंक को भी हम एक तरह से कनेक्टिंग पोर्शन या फिर इसको हम स्टेम की तरह से समझ सकते हैं कि जो कनेक्शन आपका एक लूप को दूसरे लूप से जो कनेक्ट करता है वो आपका शैंक कहलाता है। और ये बेसिकली स्टेम से भी आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफ मैंने बताया था कि एफ में ये ऊपर का लूप है और ये नीचे का लूप है। इन दोनों लूप को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपकी शैंक कहलाती है। सिमिलरली बी का ये ऊपर का लूप है, ये नीचे का लूप है। इन दोनों लूप को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये वाली जो आपकी बीच में लाइन है ये आपकी शैंक कहलाती है। तो बेसिकली शैंक जो है एक तरह से आपकी स्टेम के जैसे काम करती है। जैसे स्टेम आपकी जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की लीव्स और रूट को आपस में कनेक्ट करती है, सिमिलरली शैंक जो रहता है ऊपर और नीचे के लूप को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट शोल्डर की अगर हम बात करें तो शोल्डर में क्या रहता है कि जो आपका जैसे कि मान लीजिए एम है, तो एम का ये आपकी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो इन तीनों लाइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं वो आपके शोल्डर कहलाती हैं। जैसे कि आपके हैंड्स होते हैं, हैंड को आपकी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए जो पोर्शन रहता है वो आपका शोल्डर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें क्या है कि ये कुछ गंदा सा बन गया है, बट जो भी है समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी है,
ये आपके हैंड्स हैं, तो ये आपके हैंड्स हैं, ये आपकी बॉडी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये आपके शोल्डर्स होते हैं। सिमिलरली इधर भी ये आपकी बॉडी है, ये आपके हैंड्स हैं, और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके शोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके लेटर्स होते हैं, लेटर्स में ये एक तरह के दो लाइंस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन है ये आपका शोल्डर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप एच में देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो आपका शोल्डर कहलाता है। नेक्स्ट, स्पर की अगर हम बात करें, इस पर अगर आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं, जो रिजेस होती हैं, उनको पढ़ रखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्पर का क्या मतलब होता है। सो बेसिकली स्पर को एक तरह से अगर हम फिंगरप्रिंट्स की लैंग्वेज में समझे तो एक शॉर्ट रिज, जो शॉर्ट रिज होती है वो आपकी स्पर कहलाती है। शॉर्ट रिज का मतलब क्या रहता है कि आपका कुछ इस तरह से, ये आपका स्पर कहलाता है। तो ये आपकी कई बार लेटर्स में बन जाता है। लेटर्स में कैसे बनता है कि आपने कुछ लिख रहे हैं और नॉर्मल हैंड राइटिंग में आप कुछ लिखते हैं, तो कई बार क्या रहता है कि लिखते लिखते कुछ चीज़ें जो रहती हैं आपकी एडिशनल लाइंस बन जाती हैं आपकी राइटिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी एडिशनल लाइन बन गई है ये एक स्पर है। इसी तरह से ये आपका जो सी बना हुआ है, सी में आपका ये कनेक्शन जो बना हुआ है, तो ये मैंने आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखा था। मेरी हैबिट नहीं है लेकिन बहुत लोगों की होती है, तो उनका क्या रहता है, जो आपका ये जो कनेक्शन बनता है ये आपका अलग से ऐसे बन जाता है और बाकी आपका पूरा बन जाता है। तो ये जो कनेक्शन बनता है, तो ये कनेक्शन पूरा नहीं बन पाता है, तो ये जो शॉर्ट लाइंस बन जाती हैं तो ये आपकी स्पर कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टिक की, तो टिक भी आपका स्पर के जैसा ही होता है, लेकिन स्पर में क्या होता है, जो शॉर्ट लाइन होती है वो आपकी लेटर के साथ में कनेक्शन होना ना होना कोई कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन टिक में क्या होता है कि जो भी टिक होगा वो आपके लेटर के साथ में कनेक्शन उसका प्रॉपरली होगा। जैसे कि सी में क्या है, ये जो बना हुआ है ये आपका कनेक्शन है लेटर के साथ में, तो ये आपका टिक होगा। इसी तरह से आपका जो ए बनता है, तो ए में जो एडिशनल ये ऊपर की तरफ लाइन चली जाती है, तो ये जो छोटी सी लाइन चली गई ये आपका लेटर के साथ में लिंक है, तो ये आपका इसी वजह से इसको हम बोल देंगे कि ये टिक है। ठीक है, तो ये जो आपके टिक होते हैं, स्पर होते हैं, आई होप यहाँ तक आपको टिक और स्पर में जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड एक तरह से लूप के जैसे ही होता है, लेकिन जो आपके लूप होते हैं तो लूप आपका कुछ सर्कुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन इसी को अगर हम इलोंगेटेड फॉर्म में कर दें तो ये आपका वर्ल्ड कहलाएगा, लेकिन जो सर्कुलर है वो आपका लूप कहलाता है। तो यही चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि एफ बना हुआ है, तो एफ में क्या है, ये जो ऊपर का लूप बना हुआ है और जो नीचे का लूप बना हुआ है ये आपके इलोंगेटेड फॉर्म में है, तो ये आपका वर्ल्ड कहलाएगा। लेकिन जो ये वाला लूप बना हुआ है ये आपका ना तो वर्ल्ड है ना तो लूप है, ये आपका बक्कल है, क्योंकि ये एम्बलिश करने के लिए इसको बनाया गया है, तो ये आपका बक्कल कहलाता है। ठीक है, बक्कल को ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, सो आई होप इसी वीडियो में हमने बात करी थी बक्कल की, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलोंगेटेड लूप बना हुआ है ये आपका वर्ल्ड है और ये आपका लूप है, ये आपका लूप है जी में, और ये जो नीचे वाला है ये आपका वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड जो ये वाला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जी में हर बार आपको वर्ल्ड ही मिलेगा, ये आपको लूप भी मिल सकता है, ये आपको वर्ल्ड भी मिल सकता है, ये आपको ब्लाइंड लूप भी मिल सकता है। कुछ लोगों की हैबिट रहती है कि वो बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं, इलोंगेटेड बनता है तो वो उनका वर्ल्ड बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल सर्कुलर बनाते हैं तो वो लूप बन जाता है, यहाँ पर भी आप लूप देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर लूप जो रहता है आपका इतना पतला बनता है, वर्ल्ड की जगह पे वो इतना पतला सा लूप बनता है कि वो लूप आपको नज़र भी नहीं आता है, वो कम्प्लीटली इंक से फिल होता है। तो इस तरह का जो लूप बनता है वो आपका ब्लाइंड लूप कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे साइन के सिग्नेचर को एग्जामिन करने के लिए हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सारे के सारे फीचर्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम ना एक चीज़ और समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की तो बात कर ली है, यहाँ पर हम इसको पेन प्रेशर और समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ना पेन पेपर पे बता रही हूँ, तो यहाँ पर पेन प्रेशर बताना बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है और मेरी हैबिट है थोड़ा सा पेन को डार्कली लिखने की, मतलब बहुत टाइट पकड़ के बहुत टाइट लिखने की, तो उससे क्या रहता है कि पेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से आपको प्रेशर नज़र आ रहा है। अब इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर जो इसका बैक साइड है तो पूरा रेज्ड पोर्शन आपको दिखेगा। अगर आपके सामने ये पेपर होता तो आपको आराम से नज़र आ रहा था, बस हाथ को इस तरह से मूव करते और पूरे में आपको रेज्ड पोर्शंस नज़र आते। ठीक है,
इससे आपको पेन प्रेशर पता चलता है। अब इसके अलावा इस पेज की जो बैक साइड थी वो तो हमने देख लिया। अब इस पेज को रिमूव करते हैं और यहाँ वाला पेज जो यानी कि इसके बैक में जस्ट जो पेज लगा हुआ था, इस पर भी जो कुछ मैंने ऊपर वाले पेज पर लिखा था आज सच सारा का सारा यहाँ पर भी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी कई बार बहुत सारे क्राइम सीन पर बहुत हेल्प देती है। वैसे आपको लगेगा कि ये ब्लैंक पेपर है, कुछ नहीं लिखा हुआ है इस पर, लेकिन अगर आप इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपके काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे कि एस्डा है या फिर कुछ पाउडर्स रहते हैं, उनका एप्लीकेशन करके आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग बहुत डार्क लिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा कर लिखते हैं, तो उनका जो नेक्स्ट पेज होगा उसके, तो वो आपको आराम से उसमें समझ में आ जाएगी कहाँ पर क्या लिखा है। बस आपको मैग्नीफाइंग लेंस या फिर आप माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हुए देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर कहते जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं तो उनकी जो विड्थ और डेप्थ होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्टीरियोस्कोप माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और यहाँ पर बेसिकली सिग्नेचर को, जो भी सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपको लूप, आर्क और हुक और ये जो स्पर और टिक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। हुक पर बेस्ड तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके सामने यही सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है ये आपके सामने कुछ लेटर्स के फॉर्मेट में, कुछ आपकी सेंटेंसेस के फॉर्मेट में आएगा कि फूड की ये डेफिनेशन होती है, फाइनल्स की ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है, हुक की ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम प्रैक्टिकल वाला ही करेंगे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे सिग्नेचर का जो एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फीचर्स बताए, अब यहाँ पर जब सिग्नेचर का एग्जामिनेशन होता है तो किस तरह से इन सारे फीचर्स का वहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको इस सिग्नेचर जो पूरा प्रॉपर एक सिग्नेचर होगा वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। और साथ में जब सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इन फीचर्स के साथ साथ में जो आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनका भी प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, हैंड राइटिंग के एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीज़ों का हम एग्जामिन करते हैं सेम वही चीज़ आपकी सिग्नेचर में भी रहती है, बस यहाँ पर ये सारे कुछ आपके एडिशनल आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आपको सिग्नेचर का एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये मैंने पीपीटी बेस्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको अच्छे से लिख के समझा नहीं पाती, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है। सो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम सिग्नेचर का एग्जामिनेशन करेंगे पूरी अच्छी तरह से, किस तरह से किया जाता है सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जामिन करते हुए। एंड ये सारे के सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके नेट के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं, तो बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिएगा कि कौन सा क्या टर्म होता है, किसका क्या मीनिंग होता है, और अपने आप से इन सारे टर्म्स की एक बार इनकी जो डेफिनेशन है उसको फ्रेम करने की कोशिश करिएगा और अपने नोट्स में लिख ज़रूर से लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।